Assalamu alaikum students. Hopefully you all will be fine. So today we will start our first online lab and we will see about the time domain multiplexing inshallah. So before we are going to start, इससे पहले मैं कुछ और चीज़ें आपसे जो है ना वो डिस्कस करना चाहूँगा अबाउट द सैम्पलिंग प्रोसेस क्योंकि ये लैब रिलेट करती है सैम्पलिंग टेक्निक से। तो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग को समझने के लिए हमें पहले अपना जो फर्स्ट लैब हम लोगों ने जो की थी सैम्पलिंग प्रोसेस के ऊपर जिसके ऊपर 3 टेक्निक्स हम लोगों ने की थी और वो उसमें फर्स्ट था कि सैंपल एंड होल्ड एंड देन नेचुरल सैम्पलिंग एंड आइडियल सैम्पलिंग। तो तीनों चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली हुई हैं पहले से। तो आज हम लोग सिर्फ ये देखेंगे टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के अंदर सैम्पलिंग का क्या काम है। तो सैम्पलिंग इसलिए ज़रूरी है कि हमारे पास जब एनालॉग सिग्नल को हम लोग सैंपल करते हैं तो हमारे पास पैम जनरेट होती है। पैम ये होती है पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अगर आप ये सामने जो एनालॉग वेव है हमारे पास एक मैंने एनालॉग सिग्नल जनरेट करवाया उसको मैंने सैंपल किया तो सैम्पलिंग प्रोसेस से क्या हुआ हमारे पास पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव जनरेट हुई। अगर आप ये देखिए पल्सेस मिल रही हैं हम लोगों को स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के लिए पल्स हमारे पास आ रही है। और उसके बाद ये जो टाइम हमारे पास आ रहा है होल्डिंग टाइम, इसके बारे में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा डिस्कस किया था कि ये होल्डिंग टाइम कैसे आता है होल्डिंग कैपेसिटर को यूज़ करते हुए। जब हम लोग सैम्पलिंग टाइम के अंदर जब कैपेसिटर चार्ज होता है एंड देन चार्जिंग के बाद जब वो कैपेसिटर स्विच ऑफ हो जाता है और उसके बाद जो होल्ड करता है कैपेसिटर वोल्टेज जितनी ड्यूरेशन के लिए वो हमारे पास होल्डिंग टाइम कहलाता है। अच्छा, अब टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग बेसिकली अगर इसको हम लोग देखें तो सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि मल्टीप्लेक्सिंग क्या चीज़ है। मल्टीप्लेक्सिंग एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें हम लोग एक या एक से ज़्यादा सिग्नल्स किसी एक चैनल के ऊपर कॉमन चैनल के ऊपर भेजें ताकि हमारे पास क्या हो जाए, नंबर ऑफ़ सिग्नल ज़्यादा हो जाए और कॉमन चैनल ही वो यूज़ करें और हमारे पास ट्रांसमिशन एफिशिएंसी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है उससे। अच्छा, अब इसी मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक को यूज़ करते हुए हम इस होल्डिंग टाइम की ड्यूरेशन के अंदर कोई और भी सिग्नल्स की पल्सेस वगैरह जो है ना वो भी सेंड कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं इसकी जो ब्लॉक डायग्राम है वो कैसी होती है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की, जिसमें ट्रांसमीटर साइड और रिसीवर साइड दोनों आपको मैं दिखाता हूँ। अच्छा जी, ये हमारे पास टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की जो मुकम्मल डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम है। इसके अंदर हमारे पास अगर आप देखें लेफ्ट साइड के ऊपर ये इनपुट सिग्नल्स हैं, नंबर ऑफ इनपुट सिग्नल्स जितने भी हों 1 से लेके m तक हैं और उसके साथ लो पास फिल्टर्स कनेक्टेड हैं यहाँ पर। अच्छा, अब क्या होगा कि ये जो सिग्नल्स हैं ये लो पास फिल्टर से पास करवाएँगे ताकि अनसर्ट जो है ना अनडिज़ायर्ड जो फ्रीक्वेंसीज़ आती हैं हमारे पास वो रिमूव हो जाएँ इसके अंदर से। उसके बाद फिर हम लोग इसको पास करते हैं कम्यूटेटर। ये कम्यूटेटर एक मक्स की तरह काम कर रहा है यहाँ पर। इसकी एक स्पेसिफिक क्लॉक फ्रीक्वेंसी होती है जिससे ये क्या करता है सिलेक्शन करता है इन नंबर ऑफ इनपुट लाइन्स को सिलेक्ट करके और उनको ट्रांसमिशन चैनल के ऊपर एक ही चैनल जो कॉमन चैनल हम लोग यूज़ करते हैं उसको भेज देते हैं, इसको सेंड करते हैं। और रिसीवर साइड के ऊपर भी हमारे पास एक कम्यूटेटर लगा होता है जो उसको डीमक्स के तौर पर यूज़ किया जाता है, जो दोबारा से लाइन से दोबारा सेपरेट सिग्नल्स उन्हीं सिग्नल्स को जो हम लोगों ने ट्रांसमिट किए थे दोबारा जनरेट करता है बाय यूजिंग लो पास फिल्टर। अच्छा, एक चीज़ का इसमें हम लोगों ने जो है ना वो ध्यान रखना है कि हमारे पास जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी यहाँ है वही क्लॉक फ्रीक्वेंसी यहाँ पर होनी चाहिए। दोनों सिंक्रोनाइज़ होने चाहिए। अगर आप देखें दोनों की क्लॉक फ्रीक्वेंसी जो है ना वो सेम होनी चाहिए, तभी जाके हम लोग अपने सिग्नल्स को रिकवर कर सकते हैं एट द रिसीवर साइड। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं ये सेकंड डायग्राम है ब्लॉक डायग्राम। इसमें अगर आप देखें कि हमारे पास दो सिग्नल, मैंने भी सिंप्लिसिटी के लिए दो ही सिग्नल्स लिए हैं, तो उसकी F1 फ्रीक्वेंसी है और F2 फ्रीक्वेंसी है। अब क्या हो रहा है कि हमारे पास यहाँ पर समर लगा हुआ है लेकिन ये पल्स जनरेटर है जो कि पल्स जनरेट करवा रहे हैं और उसके साथ ये क्लॉक है कम्यूटेटर वाला पोर्शन कि जो इन दोनों की सिलेक्शन करता है और उसके बाद फिर जो है ना वो हम लोग आगे लो पास के ज़रिए से इसको पैम जनरेट करते हैं। उसके उस पैम में ये होता है कि हमारे पास इन दोनों फ्रीक्वेंसी के कंपोनेंट्स, दोनों की पल्सेस वगैरह ये दोनों पल्सेस होंगी उसके अंदर। अच्छा जी, इसको और अच्छा समझने के लिए मैंने एक छोटी सी एक एग्जांपल के तौर पर मैंने एक एग्जांपल लिया है जिसके अंदर ये दोनों सिग्नल्स लिए हैं और इनकी फ्रीक्वेंसीज भी डिफाइन किए हैं और उसको एक प्रॉपरली जो है ना मैंने सॉल्व किया है। मैं आपको भी अभी दिखाता हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छा समझ आ जाए। अच्छा स्टूडेंट्स, ये देखें अब हमारे पास टाइम ड्यूरेशन मल्टीप्लेक्सिंग की यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल एक ली है छोटी सी। इसके अंदर ये है कि हमारे पास एन नंबर ऑफ मैसेज सिग्नल जो भी हम लोग यूज़ करना चाहें, जितने नंबर ऑफ सिग्नल्स हम लोग लेना चाहें। मैंने फिलहाल दो सिग्नल्स दिए हैं M1 और M2 मैंने इसमें डिफाइन किया है, साइन 2 पाई F1t एंड साइन 2 पाई F2t। F1 और F2 की जो फ्रीक्वेंसी है मैंने इसमें ये ले लिया कि F2 F1 से बड़ी है तो Fs फिर हम लोग वही यूज़ करेंगे जो कि ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। तो F2 इसमें ज़्यादा है तो फिर हम लोग वही यूज़ करेंगे। अब अकॉर्डिंग टू नेगोशिएट क्राइटेरिया के मुताबिक ये है कि हमारे पास सैम्पलिंग
रेट जो होगा वो 2 टाइम f2 होता है मस्ट बी, बट हम लोगों ने आवर सैम्पलिंग से किया था लैब के अंदर, वो भी हम लोग करेंगे उसी तरीके से, बट समझने के लिए यहाँ पर ये है कि इसको ज़्यादा कॉन्सेप्ट लेने के लिए हम लोग भी इस टाइम पे ये यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, अब ज़रा अगर आप देखें थोड़ा सा इस पॉइंट पे, ये एक सिग्नल है और उसके सैम्पल्ड वर्जन पैम है ये हमारे पास एक, और इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर एक सेकंड सिग्नल है उसी की भी है। अब ये सिग्नल मैंने लिया है जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 एक फ्रीक्वेंसी है और इसकी 2 फ्रीक्वेंसी है। तो इसकी एक टाइम पीरियड के अंदर यहाँ पर हमारे पास 2 साइकिल जो है ना वो पास करेंगे। तो हमारे पास जो टाइम जो सैम्पलिंग टाइम है वो ts है, और उसके बाद जो कंपोजिट सिग्नल मिलेगा, कंपोजिट सिग्नल से मुराद ये कि हमारे पास जो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग सिग्नल होगा, TDM सिग्नल होगा, तो उसके अंदर जो दो सैंपल, अब ये अगर देखें हमारे पास ये वाला जो सिग्नल है और इसके अंदर, मैं इसको ज़रा छोटा कर लेता हूँ। अच्छा जी, ये जो सिग्नल है ये वाला, ये हमारे पास f1 है लेट्स सपोज, और ये वाला जो सिग्नल है ये मैंने लिया है f2। अच्छा, अब इस कंपोजिट सिग्नल के अंदर अगर आप देखें तो ये वाला जो सिग्नल है ये हमारे पास लेट्स सपोज f1 है, f1 फ्रीक्वेंसी का ये सिग्नल m1 का है, और इसके अलावा जो हमारे पास दूसरा सिग्नल है वो ये वाला, इसकी बात करते हैं, ये हमारे पास f2 का पोर्शन है, f2 की पल्स है। तो इन दोनों सिग्नल्स के दरमियान में जो हमारे पास टाइम ड्यूरेशन होती है उसको हम लोग tx लेट्स सपोज ले लेते हैं, tx। अब इसको हम लोग फाइंड करते हैं, देखते हैं कि इससे ये कैसे फाइंड किया जा सकता है। अगर आप देखें tx जो ts है, जो सैम्पलिंग टाइम है, उसको हम लोग n से डिवाइड कर दें, n नंबर ऑफ सिग्नल्स हमारे पास जो भी आते हैं, बेसिकली उस पूरे सिग्नल होल्डिंग टाइम जो पूरा सैम्पलिंग टाइम है उसी को हम लोग फर्दर डिवाइड करके हम लोग अपनी पल्सेस ऐड करवाएंगे ना इसके अंदर। तो इसलिए हम लोगों ने फिर इसको tx लिया है, वो सिग्नल है tx के जो TDM सिग्नल की पल्सेस के दरमियान में जो ड्यूरेशन है, जो गैप है, जो टाइम है रिक्वायर्ड है, वो tx है। अच्छा, tx इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई fx, तो fx इज इक्वल टू n टाइम ऑफ fs जो है हमारे पास वो हम लोगों ने लिया है 2 टाइम f2, और उसके साथ जो ये 2 आ रहा है, ये वाला 2, ये अगर आप देखें ये n की वजह से आ रहा है, n हमारे पास इसके अंदर 2 है यहाँ पर। अब जो fx है वो 2 टाइम्स ऑफ 2f2, इट्स मीन ये 4f2 है। अच्छा जी, अब हम लोग ना इसकी मैंने एक और एग्जांपल ली जिसमें इसको डिफाइंड किया है, f1 इज़ 1 किलो हार्ट्स एंड f2 इज़ 2 किलो हार्ट्स, और fs1 जो है अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया उसके मुताबिक हम लोग देखें सैम्पलिंग रेट हमारा बन जाता है 2 किलो हार्ट्स, और यहाँ पर हमारा बन जाता है 4 किलो हार्ट्स। अच्छा, हम लोग यूज़ करेंगे हाईएस्ट सैम्पलिंग रेट, तो हमारे पास 4 किलो हार्ट्स है। अब उस 4 किलो हार्ट्स को यूज़ करेंगे और fx फाइंड करते हैं। fx हमारे पास है 4, और उसके अंदर जो हमारे पास 2 किलो हर्ट्स का हमारे पास ये वाला सिग्नल है, उसको पुट करते हैं fx 8 किलो हर्ट्स, और fs2 से भी निकाले तो रिजल्ट जो है था वो सेम ही आता है हमारे पास। तो ये हमारे पास निकली है जी इसकी फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने दो सिग्नल लिए हैं, तो जो हमारा सैम्पलिंग रेट है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा फॉर द क्लॉक फ्रीक्वेंसी, क्योंकि क्लॉक फ्रीक्वेंसी जो होती है वो हमारे पास हाईएस्ट सैम्पलिंग रेट जो होता है उसकी डबल होती है अगर हम लोग लें इस केस के अंदर 2 सिग्नल लें। अगर हम लोग 3 सिग्नल लेंगे तो वो फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा क्लॉक फ्रीक्वेंसी को। तो n से मल्टीप्लाई करने का मकसद ये है कि n नंबर ऑफ सिग्नल्स हैं आपके, तो n मल्टीप्लाई हो जाता है आपके हाईएस्ट सैम्पलिंग रेट से, ताकि आपको जो है वो क्लॉक फ्रीक्वेंसी सिलेक्शन के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं वहाँ से सिलेक्ट करें, और हमारे पास ये जो TDM का सिग्नल है इसके अंदर हमारे पास रिजल्ट मिल जाए। अच्छा, अब हमारे पास LF398 IC है, और इसको हम लोगों ने इंशाल्लाह यूज़ करना है इस लैब के अंदर, और प्रोटीज के अंदर इसको सिमुलेट भी करके देखेंगे कि कैसे हम लोग TDM जनरेट करवा सकते हैं इस IC को यूज़ करते हुए। अच्छा, अब इसकी पिन्स वगैरह देख लेते हैं हम लोग। पहली नंबर जो इसकी पहली फर्स्ट पिन है और जो फोर्थ पिन है उस पे तो हम लोग जस्ट सिंपल DC वोल्टेज अप्लाई कर देंगे, +15 वोल्ट और -15 वोल्ट, एंड देन हमारे पास पिन नंबर 3 है। इस पिन नंबर 3 के ऊपर हम लोग फर्स्ट मैसेज सिग्नल जिसकी फ्रीक्वेंसी f1 है और वो अप्लाई कर देंगे, और उसके बाद हमारे पास पिन नंबर 6 है। ये पिन हमने लास्ट टाइम जब हम लोगों ने सैम्पलिंग एंड होल्ड की लैब की थी उसके अंदर इस पिन को हम लोगों ने यूज़ किया था फॉर द होल्डिंग कैपेसिटर के लिए, जिसमें ये होता था कि कैपेसिटर वोल्टेज जो है ना वो होल्ड करता था आफ्टर सैम्पलिंग टाइम, जब चार्ज होने के बाद वो वही वोल्टेज मेंटेन करता था। अच्छा, अब हम लोग इधर TDM के अंदर ये करेंगे कि इस
6 नंबर पिन के ऊपर होल्डिंग कैपेसिटर के बजाय सेकंड सिग्नल अप्लाई कर देंगे, ताकि उस होल्डिंग टाइम के अंदर एक और पल्स जो हम लोग जनरेट करवाना चाहते हैं दूसरे सिग्नल के लिए वो आ जाए। उसके बाद हमारे पास पिन नंबर 8 आती है, और इस पिन नंबर 8 के ऊपर हम लोग एक स्केयर वेव यानी कि वही अपनी पल्स एक जो है ना वो अप्लाई कराएंगे, जिसकी हम लोग सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी सैम्पलिंग रेट डिफाइन कर लेंगे इसका 10 किलो हर्ट्ज़, और उसको अप्लाई कर देंगे जैसे पिन नंबर 8 के ऊपर। और पिन नंबर 7 हम लोगों ने ग्राउंड कर देनी है, और फिफ्थ के ऊपर हम लोग TDM पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल हम लोग जनरेट करवा लेंगे। अच्छा, इस पीएम जो हमारी जनरेट होगी ये सिग्नल्स, इसके अंदर दोनों सिग्नल्स के कंपोनेंट्स वगैरह दोनों सिग्नल्स के पीएम उसके अंदर होंगे। एक सिग्नल, अब अगर हम लोग इसकी आउटपुट देखें, इस रिज़ल्ट देखें, अगर इसकी हम लोग देखेंगे इसके अंदर आउटपुट इसकी कैसी होगी। अच्छा, इस आउटपुट में हमारे पास जो ब्लू वाला जो सिग्नल है और फिर ब्लैक वाला सिग्नल, अगर ये दो सिग्नल्स मैंने प्लॉट किए हैं, अगर हम लोग ब्लू वाला देखें इसके ऊपर ये जो एक पल्स जनरेट हम लोगों ने, ये पल्स जनरेट हुई है, यहाँ पर एक पल्स है, और ये सेकंड पल्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है एक सिग्नल का, वो हमारे पास तो सैम्पलिंग रेट जो हमारे पास था, टाइम पीरियड जो हम लोग कहते हैं सैम्पलिंग पीरियड है। अब इसके दरमियान में जो होल्डिंग टाइम था, इस होल्डिंग टाइम के अंदर हम लोगों ने सेकंड सिग्नल की पल्स लेके आनी है। तो ये हमारा है एक्चुअली TDM कहलाता है। अब फर्स्ट सिग्नल की पल्स और दूसरे सिग्नल की पल्स के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है, जो टाइम चाहिए होता है, वो हमारे पास TX होता है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको प्रोटीज पे जनरेट करते हैं और इसका सर्किट उधर ड्रा करते हैं, देखते हैं कि इसको इसकी आउटपुट इसकी जो है ना वो इस फॉर्म में आती है जिसे हम लोगों ने ड्रा की अभी ये वाली। अच्छा, अब हम सर्किट स्टार्ट करते हैं बनाना, तो उसमें LF398 NIC प्लेस करते हैं, और उसके साथ एक रजिस्टर कनेक्ट करना है हम लोगों ने पिन नंबर 6 के साथ, जो कि 47 किलो ओम का है, और 47 किलो हो जाएगा। और अब सोर्सेज अटैच करने हैं। सिंपल सर्किट में इतना कुछ है नहीं है, साथ में कंपोनेंट्स वगैरह, बस एक रजिस्टर और एक IC लगानी है, बाकी सोर्सेज वगैरह अटैच कर देने हैं साथ में इसके। अच्छा, अब सोर्सेज में हमारे पास साइन वेव आ जाएगी, एक यहाँ पर आ जाएगी, और एक हम लोग पल्स यहाँ पर अटैच कर लेते हैं पिन नंबर 8 के साथ। और DC बाइसिंग भी है, तो उसके लिए आप ये पिन नंबर 1 और पिन नंबर 4 के ऊपर DC सिग्नल अटैच करें ऐसे। जब ये हो जाए, इसके बाद हमारे पास इनकी वैल्यू सेट करनी है। अब इसको अच्छा, 7 पिन को ग्राउंड भी करना है। ये होगी। अब इनकी वैल्यू सेट कर लेते हैं। पीक वैल्यूज़ की रख लेते हैं 5 और 1 किलो, और दूसरे सिग्नल की रखते हैं 1, इसकी 2 किलो, और इसकी पीक जो है ना वो 5 रख लेते हैं ऐसे। और ये हमारा सैम्पलिंग रेट डिफाइन करना है हम लोगों ने यहाँ पर, इसको 5 वोल्ट करें और इसको हम लोग रखते हैं 10K, और ये हो जाएगा। अच्छा जी, ये हमारा हो गया है सर्किट कंप्लीट। अब हम लोग ना ऑसिलोस्कोप लगा के अपनी सारी आउटपुट्स देख लेते हैं कि जो मिल रही है। कि फर्स्ट हम लोग सिग्नल लगाते हैं, अपना फर्स्ट सिग्नल, दूसरा सिग्नल आ जाएगा यहाँ पर, सेकंड, थर्ड, ये, एंड फोर्थ पे आउटपुट आ जाएगी। और DC वोल्टेजेस भी प्रोवाइड करनी है 15 वोल्ट्स, और यहाँ पर भी 15 वोल्ट्स। ओके जी, इसको रन करके आउटपुट देख लेते हैं। ये हमारे पास आउटपुट मिल रही है हमारे TDM सिग्नल की 1 1, इसको 1 कर लेते हैं। थोड़ी सी इसकी सेटिंग कर लेते हैं, पोजीशन वगैरह सेट कर लेते हैं। अच्छा, ये देखिए जी, अब इसमें क्या हो रहा है बच्चों यहाँ पर कि अगर आप देखें तो ये जो ब्लू सिग्नल है हमारे पास डबल है, इसकी फ्रीक्वेंसी डबल है येलो वाले के,
तो एक सिग्नल के अंदर हमारे पास 2 सिग्नल पास होते हैं। तो जहाँ-जहाँ से अब देखिए हमारे पास कैसी वो पल्सेस बन रही हैं, पीएम कैसे जनरेट हुआ है, ब्लू के लिए भी जनरेट हुआ है और येलो वाले के लिए भी जनरेट हुआ है। तो ये हमारा जो है ना वो टीडीएम कहलाता है। अब इसको हम लोग आगे रिकवर भी कर सकते हैं रिसीवर साइड के ऊपर ईज़िली। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि आपने सिमिलरली ये सर्किट अपने पास प्रोटीएस पे बनाएं और इसके आउटपुट्स निकालें। और मैंने ये किया है कि 2 साइन वेव लिए हैं डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के साथ। तो आप ये करें कि एक सिग्नल रखें 1 किलोहर्ट्ज़ का, दूसरे को आप रखें 2 पे देखें, फिर इसको 3 पे देखें, 4 पे देखें, 5, मतलब 5 एक वैल्यूज़ के साथ इसका डिफरेंस लेके देख लें इन सिग्नल्स का और उनको जो है ना अपने पास नोट डाउन कर लें। ठीक है जी। अच्छा, अब इसकी ये तो थी प्रोटीएस की सिमुलेशन जो हम लोगों ने प्रोटीएस पे इसके रिजल्ट्स जनरेट करवाएं। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये मैटलैब पे इसको कैसे जनरेट किया जाता है। मैटलैब के ऊपर बहुत सिंपल है, इसी तरह ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वो भी देख लेते हैं। अच्छा बच्चों, मैटलैब के ऊपर हम लोग अभी न्यू फाइल ओपन की है मैंने, तो अब हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं जी। सबसे पहले तो मैं चीज़ें कुछ डिफ़ाइन कर लूँ। आर F1 डिफ़ाइन कर लो जो 1 है। अच्छा, 1 किलो नहीं ले रहा है इसमें, ताकि सिंप्लिसिटी हो जाए, थोड़ी आसान हो जाए, ताकि ये इसकी विजिबिलिटी भी हो जाएगी हमारे पास ना, एक साइन वेव सही तरीके से नज़र भी आ जाएगी उसमें हम लोग ज़रा, इसलिए थोड़ा सा ये समझने में जो है ना हमारी हेल्प करेगी। अच्छा, F2 मैंने ले लिया है जी, वो 2 एंड उसके बाद सैम्पलिंग रेट डिफ़ाइन करना है। तो मैंने बताया था कि सैम्पलिंग रेट जो है हम लोग ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उसके ऊपर लेते हैं, तो हमारे पास F2 2 है। तो इट्स मीन कि हमारे पास ओवर सैम्पलिंग करनी है हम लोगों ने यहाँ पर भी, मैंने लास्ट टाइम पे करवाई भी थी। अच्छा, 10 मल्टीप्लाई F2, तो ये होगी ओवर सैम्पलिंग F2 वाले सिग्नल पे लिए क्योंकि वो ज़्यादा था। अच्छा, अब हम लोग सैम्पलिंग टाइम निकाल लेते हैं, विच इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय FS। और अब टाइम जनरेट करवा देते हैं जितने ड्यूरेशन के लिए हम लोगों ने सिग्नल जनरेट करवाना है, T इज़ इक्वल टू 0 कॉलन और टी एस कॉलन 1 माइनस TS। ये वो लोगों ने टाइम वेक्टर जनरेट करवाया। अच्छा, अब हम लोग x1 फर्स्ट सिग्नल जनरेट करवाते हैं, साइन 2 मल्टीप्लाई पाई और इधर मल्टीप्लाई F1 मल्टीप्लाई T, एक सिग्नल लिया जाएगा। इसके बाद x2 इज़ इक्वल टू साइन 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई F2 मल्टीप्लाई T, सेकंड सिग्नल जनरेट करवा दिया। अब हम लोग करते हैं FIGUR फिगर और STEM स्टेम T कॉमा x1, तो फर्स्ट सिग्नल प्लॉट हो जाएगा FIGUR फिगर और इसमें स्टेम T कॉमा x2, तो ये सेकंड फिगर है। इसको हम लोग अभी रन कर लेते हैं। इसको मैं नेम दे देता हूँ कोई TDM। ये हो गया जी। अब हमारे पास दोनों सिग्नल्स जनरेट हो गए जी, ये देखें जी। एक सिग्नल लिया था जिसके अंदर, अच्छा मैंने क्या किया था, सिग्नल जनरेट करवाया था F2 हमारे पास 2 साइकिल्स थे उसके अंदर, मैंने वही वाला यूज़ किया, उसके ऊपर मैंने 2 मल्टीप्लाई 10 किया तो 20 सैम्पल्स आ जाएंगे। अब यही 20 सैम्पल्स, सेम सैम्पल्स मैंने x1 के लिए भी यूज़ किए और x2 के लिए भी यूज़ किए। तो x1 के अंदर यहाँ पर अभी ये टोटल 20 सैम्पल्स होने चाहिए। तो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सेम यहाँ पर भी 20 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये दोनों 20 सैम्पल्स हमारे पास आ गए हैं। अच्छा, ये तो जनरेट होगी हमारे पास सिंपल सैम्पल PEM सिग्नल्स ऑफ जो है ना वो दोनों सिग्नल्स के। अब इससे TDM जनरेट करवानी है। तो TDM के लिए ये है कि मुझे एक लूप लगाना है इन दोनों सिग्नल्स को
एक वेक्टर रो वेक्टर के अंदर लेके आने के लिए मुझे क्या करना है, एक लूप यहाँ पर लगाना है। तो उसके लिए पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेंथ निकाल लेते हैं, L1 विच इज़ इक्वल टू लेंथ इज़ इक्वल टू, लेंथ से हमारे पास जो है ना वो साइज़ आ जाएगा उस वेक्टर का कि उसकी उसके अंदर कितने वैल्यूज़ हैं, कितने एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो मैं अभी टाइम का निकाल रहा हूँ, लेंथ ऑफ टी करूँगा तो इसके अंदर जितनी इसकी जितनी लेंथ होगी वो मुझे मिल जाएगी। ठीक है जी, अब मैं लगा रहा हूँ लूप, और उस लूप में मैंने आई इक्वल टू 1 कॉलन से लेके लेंथ तक आ जाएगा ये। अच्छा जी, अब हम लोग लिखते हैं सिग्नल, और इसमें 1 कॉमा आई, मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ ये कमांड, इज इक्वल टू x1 ऑफ आई फर्स्ट, एस आई जी 2 कॉमा आई इज इक्वल टू x2 ऑफ आई। ठीक हो गया जी, अब मैंने ये किया है, नीचे एंड कर लेते हैं लूप को। अब ये हो रहा है कि आई स्टार्ट होगा 1 से लेके लेंथ, जितनी हमारी लेंथ आ रही है ये वाली, इसकी जितनी वैल्यू भी होगी हमारे पास, ये उतने टाइम इसकी आइट्रेशन चलेंगी, आई 1 से लेके एल टाइम चलेगा। अच्छा, उसके साथ क्या है जी कि सिग्नल जो हमारा एक वेरिएबल है उसकी फर्स्ट रो है और उसके अंदर आई कॉलम्स बनेंगे, और आई डिपेंड करता है इस लेंथ ऑफ टी के ऊपर, और वही सेम वेरिएबल उसकी सेकंड जो रो है उसके अंदर हमारे पास आई की वैल्यूज़ आ जाएंगी फॉर x2 सिग्नल्स के लिए। मतलब ये हुआ कि फर्स्ट रो के अंदर हमारे पास एक मैट्रिक्स जनरेट करवाई हम लोगों ने इस लूप के थ्रू, जिसके अंदर ये हो रहा है कि एक वेरिएबल, ये इसी वेरिएबल के अंदर हमारी इसकी फर्स्ट रो में हमारे पास x1 का सिग्नल आ रहा है, और इसकी सेकंड जो रो है उसके अंदर x2 का सिग्नल हम लोग लेके आ रहे हैं। अब इसको अगर मैं आपको रिजल्ट इसका दिखाऊं तो z इज़ इक्वल टू लेट्स सपोज एस आई जी कर लेते हैं, तो इसको रन कर लेते हैं, तो फिर आपको इसका रिजल्ट नजर आ जाएगा। ओके जी बेटा, ये देखेंगे, ये फर्स्ट रो में फर्स्ट सिग्नल आ गया, सेकंड में सेकंड सिग्नल आ गया। अब हम लोगों ने ये करना है कि एक ही रो वेक्टर के अंदर ये है ना, ये दोनों के दोनों सिग्नल आ जाएं, तो क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी अब इसके अंदर डबल बन जाती है। मतलब मैं आपको ये एंड पे एक्सप्लेन करता हूँ, ज़रा बताता हूँ उसका। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाली जो हमारा वेक्टर है और सेकंड वेक्टर है, इसको हम लोगों ने दोनों को एक ही वेक्टर में लेके आना है, एक रो वेक्टर जनरेट करवाना है। तो उसके लिए हम लोग एक कमांड यूज़ करते हैं, वो है रीशेप की कमांड। तो रीशेप की कमांड को यूज़ करते हुए हम लोग ये दोनों की दोनों रोज़ को एक रो के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम लोग टी डी एम इज़ इक्वल टू रीशेप, और अंदर हम लोग ले लेते हैं, इसकी ब्रैकेट में आ जाएगी जो वैल्यू एस आई जी, क्योंकि इसी सिग्नल को यूज़ करना है। इस सिग्नल की हमारे पास जो दो रोज़ आ रही थी उसको कन्वर्ट करना है एक के अंदर, कॉमा 1 रो में कन्वर्ट कर दे 2 मल्टीप्लाई एल के साथ। अब ये क्या है, लेंथ ऑफ टाइम हमारे पास थी, लेकिन अब दो रोज़ हैं, तो इसकी जो कॉलम्स बनेंगे वो फर्स्ट रो प्लस सेकंड रो यही हो जाएगा। तो हम लोग उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ताकि कॉलम कॉलम तो डबल हो जाएंगे हमारे पास। अब एक रो आपके पास है 1x20 की, सेकंड रो है वो 1x20 की। जब इन दोनों को एक रो में लेके आएंगे तो 20 + 20 तो 40 हो जाएगा, इसलिए मैंने 2 यहाँ पर इस लेंथ ऑफ टाइम के साथ मल्टीप्लाई करा दिया। तो अब मैं अगर इसको दोबारा से इसका रिज़ल्ट देखूँ तो मेरे पास ये एक रो में आ जाएंगे दोनों के दोनों। ये देखें जी, ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गया एक रो में, 1 से लेके 40, 1 से 40 तक हमारे पास इसके सारी के सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। अगर पहले जो सिग्नल था उसको देखें तो वो 1 से लेके 20 तक था। इसको भी देख लेते हैं ज़रा। ये देखिए बच्चों 1 से लेके 20, ठीक है, और जब हमने दूसरा देखा तो वो हमारे पास 1 से लेके 40 तक था, तो डबल हो गया। तो ये काम है हमारे पास, वो जो कॉम्पिटिटर की मैंने स्टार्ट में बात की थी कि कॉम्पिटिटर क्या करता है, एन के ऊपर डिपेंड करता है, क्लॉक सेलेक्टिंग वगैरह। तो वो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे जो है ना वो हमारे पास टी डी एम का अब सैम्पलिंग रेट जो मैंने उधर डिफाइन किया था, अब देखा जाए तो वो डबल बन गया। अब इसको प्लॉट करके आपको दिखाता हूँ ज़रा, मैं वो देखिए। अच्छा जी, ये हम लोग करते हैं इधर प्लॉट,
इसमें मैंने क्या किया, प्लॉट TDM सिंपल जो मैंने जनरेट करवाया फिगर, प्लॉट TDM किया है, होल्ड करवा दिया, स्टैम्प करवा के इसी सिग्नल को मैंने TDM को, अब इसको ज़रा आपको मैं ज़रा रन करके दिखाता हूँ, आउटपुट इसकी देख लेते हैं। अच्छा, मैं इसमें से प्लॉट रिमूव कर देता हूँ, प्लॉट की भी ज़रूरत नहीं है। ओके जी, ये रहा जी हमारा वो सिग्नल आ गया पूरा का पूरा। अब इसमें से आपको दिखाता हूँ कि फ़र्स्ट सिग्नल कौन सा है, फर्स्ट सिग्नल की जो पल्सेस हैं वो कौन सी हैं, और सेकंड वाले की कौन सी पल्सेस तो नहीं आ रही है, जस्ट इधर नंबर ऑफ वंस ही हैं, ये सिंपल इम्पल्सेस ही हैं ये किस्म की। तो मैं आपको जस्ट इसकी वो दिखाता हूँ फर्स्ट सिग्नल और सेकंड सिग्नल की कौन कौन सी हैं इसमें। तो उसके लिए जाके मैं अब इनके कलर्स को जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट कर लेता हूँ। जो हम लोगों ने स्टेम करवाया है रेड के बजाय इसको हम लोग ले लेते हैं, ये रेड, इसको हम लोग अब कर देते हैं run। ये देखिए, देखा आपने कि ये हमारा वो मैंने फर्स्ट जो सिग्नल दो जनरेट करवाए थे, साइन एक फ्रीक्वेंसी वन थी जिसकी और सेकंड जिसकी दो फ्रीक्वेंसीज थी, तो उन दोनों को मैंने होल्ड करवा दिया एक दूसरे पे। तो उसमें ये अगर देखें है ये चीज़ बिल्कुल सेम सेम ही है, कोई फ़र्क नहीं है। बट उस टाइम पे ये था कि वो देखिए वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, रिपीट हो रही है। वन था, अगर लेट्स सपोज ये 0.05 है वैल्यू, तो इस पर फर्स्ट सिग्नल का भी सैंपल आ रहा है, दूसरे का भी सैंपल आ रहा है। बट हम लोगों को ऐसे तो नहीं चाहिए, हम लोगों को इस होल्डिंग टाइम के दरमियान में चाहिए था उसका, इसलिए हम लोगों ने उसका रो वेक्टर जनरेट करवाया था। अब अगर देखें तो ये हमारे पास कंप्लीट वैल्यूज़ मिल रही हैं 40 तक पूरी की पूरी, जो हमारे पास दोनों सिग्नल जनरेट हो रहे हैं। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ सही तरीके से समझ आई होगी। TDM के बारे में जो कॉन्सेप्ट मैंने काफ़ी कोशिश की है कि आपको इसको ज़रा काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया जाए। तो फिर भी अगर इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई मसला है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो फर्स्ट टाइम है, आपको पता है लैब फर्स्ट टाइम पे भी ये फर्स्ट वीडियो है ये, तो इसमें कोई अगर इशू आता है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तो हम लोग इसको इंशाल्लाह आगे जो ऑनलाइन हमारी लैब होगी, सॉरी हाँ, अभी आगे ऑनलाइन एक हमारा सेशन रहता है इस लैब का, इसको आगे हम लोग उसमें देख लेंगे। तो उसमें आप इसकी परफॉर्मेंस भी कर लीजिएगा, साथ में आपकी हेल्प भी करवा दूंगा उस टाइम पे, और उसके साथ साथ इसकी रिपोर्ट्स भी आपने इंशाल्लाह जो है ना वो बना के सेंड कर देनी है। अच्छा बच्चों, जो इस लैब को परफॉर्म करने के लिए जो मतलब इसके टास्क वगैरह भी हैं कुछ, तो उसमें सिंपल ये है कि जो मैंने चीज़ें यहाँ पे आपको सिखाई हैं इनको जस्ट आप परफॉर्म करें अपने लैपटॉप में, प्रोटीज के अंदर। प्रोटीज जो करवाया है, सर्किट को बनाया है, मैट लैब पे है, मैट लैब भी करें। अगर किसी के पास मैट लैब अवेलेबल नहीं है तो वो उसको सीख ले कि कैसे किया है। तो जैसे ही आप इंस्टॉल करें तो फिर आप इनको करके देख सकते हैं। और इसके साथ साथ जो मैंने आपको प्रोटीज के बारे में जो टास्क दिए हैं, जिसमें आपने डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज लेनी है। F1 जो है आप अगर फिक्स रख दें 1 kHz, और सेकंड जो है F2 आप उसको चेंज करते जाएं 2, 4, 5, 6, इस तरीके से ना उसकी 5 वैल्यूज़ ले लें। तो उसमें आपको जो है ना वो चीज़ें और भी क्लियर होती जाएंगी। याद रहे कि जब आप F2 को बढ़ाएंगे तो उसके साथ साथ क्या होगा कि आपके पास जो सैम्पलिंग रेट है, जो नीचे लॉजिक वाली जो आपकी पल्स आ रही है वो भी बढ़ेगी, तो उसको भी साथ साथ बढ़ाना है। तो मैंने अभी इस टाइम पे वो नाइकोसिड क्राइटेरिया हम लोग थ्योरी में पढ़ लेते हैं, वो बात ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैंने वो आवर सैम्पलिंग ली है। तो मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवाया था, सैम्पलिंग एंड सैम्पल एंड होल्ड वाली जो हमारी लैब थी उसके अंदर मैंने ये चीज़ बताई थी। तो आपने क्या करना है अभी कि सिंपल इसको डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज लेके डिफरेंट सैम्पलिंग रेट के साथ इसको परफॉर्म करना है। तो 5 आपके पास जो है ना रिजल्ट्स आने चाहिए डिफरेंट, उसको आपने इंशाल्लाह जो है ना अपनी लैब रिपोर्ट में आपने लगाना है, और फिर मुझे इंशाल्लाह आपने सेंड कर देना। ठीक है जी।